नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। नहीं थम रही उत्तराखंड के अंदर कोरोना की रफ्तार। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की अभी की संख्या 2026 हो गई है बढ़कर। आपको बता दें 1256 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बाकी 81 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या अब तक 2026 हो गई है, जिसमें 1256 ऐसे हैं जो कि स्वस्थ होकर ठीक होकर घर जा चुके हैं, जो अंडर ट्रीटमेंट नहीं है। फिलहाल लगातार उत्तराखंड के अंदर कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, थम नहीं रही है। स्थानीय स्तर पर भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की अभी तक की संख्या बढ़कर 2026 हो गई है। तो 1256 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं सहारनपुर और दिल्ली से सब्जियों और फलों की सप्लाई बंद हो गई है, जिससे देवभूमि के अंदर आड़त सब्जी मंडी में, खासकर देहरादून के अंदर कोरोना के बाद ऋषिकेश में भी चपेट में है और ऋषिकेश में भी मंडराने लगा है सप्लाई बंद होने का खतरा। ऋषिकेश सब्जी मंडी में अध्यक्ष सहित 7 कोरोना संक्रमित हैं और ऋषिकेश सब्जी मंडी 24 तारीख तक बंद कर दी गई है। कोरोना का संक्रमण देहरादून सचिवालय भी पहुंचा। एक महिला समीक्षा अधिकारी भी यहां पर संक्रमित हो गई है। एक निजी अस्पताल के 2 स्टाफ में भी कोरोना का संक्रमण है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2026 है। तो वहीं एम्स ऋषिकेश में 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव में 2 मरीज स्थानीय, एक हरिद्वार निवासी बताए गए हैं। 62 वर्षीय व्यक्ति बीते मंगलवार को एम्स ओपीडी में आया था। 67 वर्षीय व्यक्ति लीवर की समस्या से एम्स में आया था। फिलहाल एम्स ऋषिकेश के अंदर 3 पॉजिटिव हो गए हैं। 62 वर्षीय व्यक्ति बीते मंगलवार एम्स ओपीडी में आया था, जिसके बाद पॉजिटिव हुआ। तो वहीं हरिद्वार के रहने वाले 67 साल के व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। आपको बता दें कुल मिलाकर ये 3 हैं। 2 स्थानीय मरीज बताए जा रहे हैं और एक हरिद्वार से आए हुए। तो 62 वर्षीय व्यक्ति बीते मंगलवार को एम्स ओपीडी में आया था, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो गया है। वहीं हरिद्वार निवासी 67 वर्षीय व्यक्ति लीवर की समस्या लेकर आए थे एम्स में और वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे एम्स ऋषिकेश के अंदर मरीज और इसको लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। तो वहीं कोटद्वार में लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गोविंद नगर के एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई। पहले 2 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसमें प्रशासन ने गोविंद नगर क्षेत्र को सील कर दिया था। अब उन्हीं के परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना की पुष्टि हुई है। गोविंद नगर में 5 लोगों के संक्रमित होने से प्रशासन ने क्षेत्र में जांच की गति बढ़ा दी है। वहीं गोविंद नगर के स्थानीय निवासी प्रशासन के कार्यों से खुश नहीं है, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। क्षेत्र में खानापूर्ति के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। प्रशासन का अगर यही रवैया रहेगा तो कोरोना मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। तो प्रशासन ने क्षेत्र में जांच की है और एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों को कोरोना होने के बाद इलाके को सील भी किया गया है। देखिए, जो अभी तक की रिपोर्ट है, जो भाटिया बंधु फैमिली थी, पहले उनमें से 2 माँ और बेटे को आया था। उसके बाद जब लगभग 43 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उनके टेस्ट हुए तो उसमें से अभी 3 और पॉजिटिव आए। आपकी न्यूज़ और हमारी न्यूज़ एक जैसी है। और गोविंद नगर में से ही वह 5 लोग हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन इसे गंभीरता से ले। लगभग हर गली में रोज़ सैनिटाइज़ किया जाए, हर गली को, हर मोहल्ले में, मकान को। और मैं क्षेत्रवासियों और प्रशासन गंभीरता से इसको लेगा तो शायद ये ब्लास्ट होने की स्थिति रुक सकती है। नहीं तो ये रोग, आपको भी पता, छुआछूत का रोग है। जो आदमी दूसरे के संपर्क में आएगा। गोविंद नगर इलाके में जो कोविड संक्रमण का प्रकरण आया था, उसको देखते हुए पहले ही एहतियात के तौर पे पुलिस रिपोर्ट के आधार पे जो गोविंद नगर के संबंधित जो कुछ क्षेत्र निर्धारित किया गया था, उसको फिलहाल सीज किया गया है और वहाँ पे पूल सैंपलिंग चल रही है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो रैंडम टेस्ट किट हैं, उनके माध्यम से भी आज सैंपलिंग कराई जा रही है और जैसे इनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर इस पर आगे के लिए विचार किया जाएगा। तो गोविंद नगर में तक कितने केस आ गए होंगे? गोविंद नगर में भी हमारे पास जो एक ही परिवार से संबंधित 5
पॉजिटिव जो सैंपल रिपोर्ट आई है, 5 लोगों की सैंपल रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। इसी आधार पर एहतियात के तौर पर वहाँ पे तो वहीं त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सचिवालय में ये बैठक चल रही है। राज्य में रोजगार के नए अवसरों पर हो सकता है फैसला। सार्वजनिक परिवहन वाहनों के संचालन को लेकर भी होगा मंथन। तो आज के कैबिनेट बैठक का स्थान बदला गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन के कैबिनेट हॉल में आज ये बैठक नहीं होगी, बल्कि ये बैठक विश्वकर्मा भवन के 5th फ्लोर पर होने जा रही है। 29 मई को कैबिनेट के बाद मंत्री सतपाल महाराज पॉजिटिव पाए गए थे, इसीलिए सावधानी बरतते हुए एहतियातन किसी दूसरे हॉल में इस बैठक को किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, कैबिनेट बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण इस वक्त शुरू हो चुकी है ये बैठक, और बैठक में तमाम मंत्रियों के साथ बातचीत चल रही है। फिलहाल मंत्री सतपाल महाराज के पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में नहीं हो रही बैठक। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, आज क्या खास प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा और मोहर लग सकती है? देखिए तुषार, आज मुख्य तौर पर सार्वजनिक वाहनों के चलाने को लेकर के प्रस्ताव है और दूसरा रोजगार के साधनों को लेकर के, जिस तरीके से न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है। और इसमें चूंकि जो सार्वजनिक परिवहन के जो वाहन हैं वो घाटे में चल रहे हैं, और चाहे तो सिटी बस एसोसिएशन है, चाहे तो विक्रम टैक्सी चालक एसोसिएशन है, चाहे तो दूसरे वो जो सार्वजनिक वाहन है उनकी एसोसिएशन है, वो लगातार सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए। क्योंकि अनलॉक 1 में उनको राहत तो दे दी गई चलाने के लिए, लेकिन उनका राजस्व, उनकी जो कमाई है वो नहीं निकल पा रही है, उनके खर्च भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि तुषार, इसमें जैसा बताया था कि जो नियम है, नियम के अनुसार पूरी सवारी नहीं बिठा सकते, 50% सवारी बिठानी है और किराया उतना ही है, तो तेल का खर्च भी नहीं निकल रहा। और दूसरी बात रोजगार को लेकर है। इसमें रोजगार के साधन किस तरीके से सरकार और बढ़ा सकती है, उसको लेकर के मंथन है। और यही वजह है क्योंकि ये दोनों ही मामले ऐसे हैं कि एकदम से फैसला नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए कैबिनेट की बैठक लंबी चल रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कैबिनेट में इन बिंदुओं को लेकर के काफी मंथन, विकल्प क्या होने चाहिए, उन विकल्पों पर सरकार मंथन कर रही है, इसके हर पहलू को लेकर के, उसके वैधानिक पहलू को लेकर के भी और व्यवहारिक पहलू को लेकर के भी। क्योंकि किराया अगर बढ़ाया जाता है तो वो पूरे प्रदेश भर में लागू होगा, और वो किराया डबल हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि जब 50% सवारियां हो गई तो किराया डबल होगा, लोगों पर मार पड़ेगी। और अगर नहीं किया जाता तो टैक्स कम किया जाता है। हालात में देखा जाए, अगर किराया डबल की बात जो आप कर रहे हैं, अगर किराया डबल होता है तो लोगों पर मार पड़ेगी। और सबसे ज्यादा हालात, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, एक तो वो बड़ी समस्या आएगी। दूसरा, इसका दूसरा हल ये भी नहीं निकल सकता कि वो उसी किराए पर चलाते रहें, क्योंकि वो पहले ही मना कर चुके हैं। सरकार के पास कोई प्लान हो सकता है इसके लिए क्या? देखिए, सरकार के पास जो संभावित प्लान है वो ये है कि एक तो उनके टैक्स में छूट दे दी जाए, उनकी जो अनुमन्यता है, जैसे 8 सवारी की अनुमन्यता है किसी वाहन की, इसकी 4 में अनुमन्यता करी जाए, या फिर जो 50% का लॉस है वो सरकार वहन करे, ये भी प्रस्ताव है। तो लेकिन सरकार वहन किस तरह से करेगी, क्योंकि सरकार की भी आर्थिक स्थिति, उतने संसाधन मजबूत इस वक्त नहीं है लॉकडाउन के चलते। सरकार का राजस्व खुद इस वित्तीय वर्ष में अभी तक, चूंकि देखिए जून आधा है और जून का मार्च के बाद से अभी तक सरकार के पहली तिमाही का कितनी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ, इसका भी लेखा जोखा तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वित्तीय वर्ष उस तरीके से लागू हुआ ही नहीं। वित्तीय वर्ष लागू होने के पहले लॉकडाउन लागू हो गया। तो तमाम चुनौतियां सरकार के सामने हैं, और उन्हीं को लेकर के इस कैबिनेट में मंथन हो रहा है कि आखिरकार किस तरीके से रास्ता, किस तरीके से हल निकाला जाए। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भाई। तो वही देहरादून से खबर, जहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून अस्पताल का दौरा किया। राज्यपाल ने कोविड के मरीजों की व्यवस्था की जानकारी ली। सामान्य मरीजों के लिए क्या क्या व्यवस्था है, ये भी जानकारी राज्यपाल ने ली है। मरीजों से वीडियो कॉल पर बात करके भी राज्यपाल ने मनोबल बढ़ाया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने डॉक्टर्स और नर्स का भी मनोबल बढ़ाया। ग्राफिक एरा क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो राज्यपाल एक्शन में नजर आए, और राज्यपाल ने तमाम सेंटर्स में जाकर, हॉस्पिटल्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, डॉक्टर्स के, नर्सों के और मरीजों के हौसले बढ़ाए। तो सामान्य मरीजों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की तरफ से बातचीत की गई, डॉक्टर्स और नर्सेज के हौसले बढ़ाती वो नजर आई। आप ठीक है? अच्छा, कैसा इलाज? पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का डेली आती है, डेली पिकअप करके उसको ले जाते हैं। कहाँ डिस्पोजल कर रही है? पता है कहाँ पे कर रही है? इनके बगैर आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको पूरा सपोर्ट, पूरा जो ये इनका अगर कोई
वहीं देहरादून से खबर जहां पर युवा कांग्रेसियों ने भी किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने चीन के खिलाफ की नारेबाजी और चाइना के सामान को जलाकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से भी चीन के सामानों के बहिष्कार करने की मांग की है। कांग्रेस भवन परिसर में युवा कांग्रेसियों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया तो चाइना के सामान के बहिष्कार करने की बात की गई, चीन के सामानों का बहिष्कार करने की बात की गई। देहरादून से खबर, ये तस्वीर। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, चेंग पेंग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी बहिष्कार करो चाइना के सामान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चेंग पेंग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम राहुल गांधी। खबर देहरादून से जहां पर 12 वन गुज्जरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वन विभाग ने आशा रोड़ी क्षेत्र के गुज्जरों पर मुकदमा दर्ज कराया। अवैध निर्माण की कोशिश और वन कर्मियों से मारपीट, मुकदमा दर्ज हुआ। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन गुज्जरों और वन कर्मियों के बीच झड़प हुई थी। वन गुज्जरों ने वन विभाग की टीम पर पथराव किया, 4 आरक्षी घायल हुए थे। तो आशा रोड़ी क्षेत्र के गुज्जरों पर हमला हुआ है। तो वन कर्मियों से मारपीट करने की जानकारी मिली है। वन गुज्जरों और वन कर्मियों के बीच झड़प हुई थी तो वन गुज्जरों ने हमला किया। लेकिन घर तो हमारा जहाँ भी जाना है हम ये कहते हैं उनको हम पीड़ित मुंह खोल थोड़ा, 2-3 जगहों में अंदर पूरा में लगा। तो आशा रोड़ी क्षेत्र के गुज्जरों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। देहरादून का मामला है, राजाजी वन नेशनल पार्क का मामला, जहां पर वन कर्मियों के साथ मारपीट हुई थी। नैनीताल से खबर जहां पर योजनाओं का प्रचार छोड़ फैशन शो करवाती रही मंत्री की बहू, हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत और उनकी पुत्र वधू को नोटिस भेजा। हल्द्वानी निवासी ने जनहित याचिका डालकर शिकायत की थी। अमित पांडे ने बोर्ड की गतिविधियों की जांच की मांग की थी। मंत्री की पुत्र वधू अनुकृति गुसाई का एनजीओ श्रमिक बोर्ड से जुड़ा हुआ है और हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है। तो अमित पांडे ने ये जनहित याचिका लगाई थी। मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गुसाई का एनजीओ श्रमिक बोर्ड से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल योजनाओं का प्रचार छोड़ फैशन शो करवाती रही मंत्री की बहू और इसी को लेकर विवाद सामने आया। तो अमित पांडे ने की थी बोर्ड की शिकायत हाईकोर्ट के साथ और मंत्री के पुत्र वधू अनुकृति गुसाई का एनजीओ श्रमिक बोर्ड से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि नैनीताल से ये जानकारी है, जहां पर योजनाओं का प्रचार छोड़कर फैशन शो करवाती रही मंत्री की पुत्र वधू और ऐसे में हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत और उनके पुत्र वधू पर मामला दर्ज किया है और नोटिस भेजा है। फिलहाल हल्द्वानी निवासी ने जनहित याचिका डाली थी। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए। फहीम, हरक सिंह रावत और उनकी पुत्र वधू को नोटिस भेजा गया है, क्या जानकारी है इस विषय में? देखिए तुषार, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक विषय है एक तरीके से कहें, क्योंकि जो भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड है वो श्रमिकों का लेखा जोखा रखता है, उनको रोजगार के साधन की निगरानी करना, उनके कल्याण को लेकर के काम करता है और इसमें एनजीओज भी जुड़ते हैं ताकि वो श्रमिकों के कल्याण के लिए काम कर सकें और इसी से जुड़ा ये मामला है। और इसमें जो बात रोचक तथ्य निकल करके आया है वो ये है कि मंत्री हरक सिंह रावत जो मंत्री हैं वो इस बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और उनकी पुत्र वधू एक एनजीओ की संचालिका हैं, उनका एनजीओ इससे जुड़ा है। तो एक तो इसी पर अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे ही परिवार के सदस्य का एनजीओ जुड़ सकता है। और दूसरी बात ये कि जो याचिका में कहा गया है कि वो श्रमिकों के कल्याण के लिए काम ना करके एनजीओ ने अपने हितों के लिए काम किया है, इस तरह के तथ्य कोर्ट में दिए गए हैं और सारी मामले की कार्रवाई की मांग की गई है हाई कोर्ट से अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए। लिहाजा इस सारे मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है सरकार से और
बोर्ड से, प्राधिकार बोर्ड से, सचिव से और केंद्रीय विभाग से भी, ताकि इस मामले में फाइम, फिलहाल जिस तरह से नोटिस भेजा गया है, आप दोनों ही सुनवाई के दिन पहुंचेंगे और अपना अपना तर्क रखेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन इन दोनों मामलों को लेकर अभी तक क्योंकि कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है, मंत्री साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई हो? देखिए, अभी फौरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। अब जैसे ही प्रतिक्रिया मिलती है कि आखिरकार इसके पीछे मंत्री का क्या सोचना है, विभाग का क्या सोचना है, तो तत्काल उसमें दर्शकों को अपडेट कराया जाएगा। भैया ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत और उनके पुत्र वधू को नोटिस भेजा है। यह मामला दरअसल श्रमिक बोर्ड से जुड़ा हुआ है। श्रमिक बोर्ड से जुड़ी हुई एनजीओ हरक सिंह रावत के पुत्र वधू का है और इसी को लेकर यह पूरा विवाद सामने आया जब वहां पर फैशन शो हुआ। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेने, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, जहां पर बढ़ते प्रकोप को लेते हुए आम आदमी को बचाने के लिए सरकार अपने स्तर से हर कार्रवाई कर रही है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के निर्देशानुसार होम्योपैथी चिकित्सा विभाग उत्तराखंड डोईवाला ब्लॉक सभागार में कोविड-19 से बचाव और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक ALB-30 का वितरण किया गया। दवाई का वितरण मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र सिंह पवार की मौजूदगी में किया गया, जिसमें सभी ग्राम प्रधानों, सभासदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को दवाइयां वितरित की गई और उपलब्ध कराई गई, जिससे कि वह अपने अपने क्षेत्र में दवाइयों को निःशुल्क वितरित कर सके। तो डोईवाला क्षेत्र में दवाई का वितरण किया गया। होम्योपैथिक दवाई है ये, जिसको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होम्योपैथ की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कोविड से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करें, तो उसी दवाई का यहां पर इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ उसी दवाई को बांटा भी गया है। मालूम है कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, आज पूरा देश, पूरी दुनिया इससे अछूती नहीं है और तमाम हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो दवाई बनाने का काम कर रहे हैं, वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस वायरस को निपटाने के लिए, इसके इलाज के लिए हम वैक्सीन बनाएं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो होम्योपैथिक विभाग द्वारा और आयुष मंत्रालय द्वारा जो आज मानव प्रतिशोधक दवाई बढ़ाने की जो दवाई यहाँ वितरण कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, निश्चित रूप से हम विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस महामारी के संकट में इस दवाई वितरण का कार्यक्रम रखा। ऐसा विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि इस दवाई के खाने से जो मानव प्रतिशोधक जो क्षमता है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर मानव क्षमता कम होगी तो उस पर वायरस अटैक करता है, उसी को देखते हुए विभाग ने दवाई बनाई है। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि कोविड महामारी तो अभी कुछ महीनों से व्याप्त है, पर हमने देखा है समय समय पर इस तरह के वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चलते रहते हैं, जिसका हमें सामना करना पड़ता है। उस सब के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी की इम्यूनिटी पावर का अच्छा होना। अगर सपोज़ हम उससे एक्सपोज हो भी गए हैं और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी और हमें कम सिम्टम्स आते हैं, माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स, और बॉडी रिकवर कर लेती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, वीक है, तभी हमारी बॉडी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करती है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं मरीज़ों को ऑक्सीजन लेवल, ICU, वेंटिलेटर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो आज की डेट में इस वायरस कोविड के अगेंस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करना। आर्सेनिक दवा उसी के लिए वितरित की जा रही है, क्योंकि ये चीज़ आयुष मंत्रालय से जो गाइडलाइंस जारी हुए हैं उसमें भी कहा गया है, CCRH में रिसर्च हुई है उसमें भी कहा गया है कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है, सेल्स के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाती है कि वो रोगों से लड़ सकें और शरीर हमारा मजबूत हो सके। तो वहीं मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लद्दाख में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर चाइना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चाइना के सामान को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि अब चाइना को जवाब देने का समय आ गया है, ऐसे में भारत सरकार जल्द कोई निर्णय लेगी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि चाइना के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, जिससे कि चाइना को उसकी जमीन दिखाई जा सके।